हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आधुनिकतावाद को देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में आधुनिकता बोध का प्रश्न परिस्थितियों के दबाव पर निर्भर करता है। कोई भी संवेदनशील कवि या रचनाकार जब अपने परिवेश के दबाव का अनुभव ही नहीं करता, उसे भोगता भी है, इससे उसकी संपूर्ण चेतना विक्षुब्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया नवीन उभार के रूप में आती है और आधुनिकता बोध का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई कवि या रचनाकार अपने परिवेश में व्याप्त अन्याय, शोषण, बेईमानी, अवसरवादिता आदि से जूझता हुआ जिस मानसिकता से गुजरता है, वही आधुनिकता बोध है। आधुनिकता बोध जब साहित्य में अभिव्यक्त होता है तो उसे आधुनिकतावाद कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद को देखते हैं। उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के बावजूद अभी तक इनका कोई सर्वसम्मत अर्थ या परिभाषा तय नहीं हो पाई है। शाब्दिक स्तर पर उत्तर आधुनिक शब्द उत्तर व आधुनिक इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ आधुनिक का विकसित परवर्ती रूप भी हो सकता है और आधुनिक के बाद का उसका विरोधी रूप भी। उत्तर आधुनिक विशेषण से बनी संज्ञा है। उत्तर आधुनिकता से जब उत्तर आधुनिकतावाद बनता है, तब उसका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है: आधुनिकता की परवर्ती विचार पद्धति या उसकी विरोधी विचारधारा। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद, बाजारवाद है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन और वितरण में आमूल-चूल परिवर्तन किया है, तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया है तथा ये दोनों परस्पर संबद्ध है। इनके कारण पूरा विश्व सूचना अर्थात मीडिया समाज बनता जा रहा है और हर व्यक्ति उपभोक्ता। इन दोनों को बाजार नियंत्रित करता है। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है तथा यही भूमंडलीकरण है। इस विश्व बाजार में मनुष्य विक्रय की वस्तु भी है, विक्रेता भी है और विक्रेता भी। अब मनुष्य नहीं रह गया है, एक वस्तु बन गया है, एक संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स बन गया है। आगे देखते हैं। लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में उत्तर आधुनिक समाज से जुड़ी निम्नलिखित 3 चीज़ों पर विचार किया है। पहला, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भाषिकी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कंप्यूटर ने जिस कृत्रिम मस्तिष्क का विकास किया है, उसकी आवश्यकता के लिए भाषा का निर्माण, उस भाषा के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करना, सूचनाओं के भंडारण, डाटा बैंकों की स्थापना, यांत्रिक अनुवाद तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को संपन्न करने में भाषिकी केंद्रस्थ रही है। दूसरा, प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान का स्वरूप और लक्ष्य बदल दिया है। अब ज्ञान साध्य ना रहकर साधन बन गया है तथा बाजार की वस्तु बन गया है। उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। जिस ज्ञान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, वह व्यर्थ है। अब ज्ञान सूचना का पर्याय बन गया है, इसलिए उसका थोक में उत्पादन और विक्रय होता है। तीसरा, उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण व सार्थक है जिसे वैद्युत मस्तिष्क में संचित किया जा सकता है और जिसे बाजार में बेचकर धनार्जन किया जा सकता है तथा जिसके माध्यम से शक्ति अर्जित की जा सकती है। जो ज्ञान मानव
व्यक्तित्व को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित किया जाता है वह उत्तर आधुनिकों के लिए निरर्थक है। आगे देखते हैं। ज्ञान के इस स्वरूप परिवर्तन ने विश्व का स्वरूप ही बदल दिया है। जिन कारखानों में उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर या तकनीशियन संलग्न होते थे, अब उनका स्थान कंप्यूटर चालित यंत्र और कंप्यूटर संचालित नियंत्रक ने ले रहे हैं। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन रोजगार घट रहा है। देशों की शक्ति ज्ञान के इस नए स्वरूप और उसके संचय वितरण की प्रौद्योगिकी में संपन्नता से तय होगी। अब शक्तिशाली और दुर्बल राष्ट्र की कसौटी नया ज्ञान और प्रौद्योगिकी होंगे, भौतिक क्षेत्र और संसाधन नहीं। आगे देखते हैं। ज्ञान के स्वरूप की इस नवीनता को ध्यान में रखकर ही लियोटार्ड ने ज्ञान के दो रूपों की चर्चा की है, ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान। ये दोनों ज्ञान रूप परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धी है। ज्ञान का अर्थ भौतिक विज्ञानों से संबंध तर्क और प्रमाणों से सिद्ध ज्ञान है। आख्यान नैरेटिव के अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, दर्शन, दंतकथाएं, सामाजिक नैतिक मूल्यबोध, सौंदर्यबोध आदि सम्मिलित है। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने आख्यान या विज्ञानेतर ज्ञान को अर्ध सभ्य, पुरातनपंथी, भ्रांत, अज्ञानग्रस्त आदि सिद्ध किया। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि तर्क, प्रमाण तथा प्रयोगशालाओं में सिद्ध ज्ञान के आ जाने से आख्यान समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण यह है कि समाज के अस्तित्व, उचित अनुचित के निर्णय और मानव मनीषा के विकास के लिए आख्यान का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक ज्ञान में भी कहीं न कहीं रूप और परिमाण में आख्यान विद्यमान है। आगे देखते हैं। इसके कारण उत्तर आधुनिकता में आख्यान नैरेटिव और महाख्यान मेटा नैरेटिव को लेकर अविश्वास का भाव बना हुआ है। लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकता को अविश्वास के आधार पर ही परिभाषित किया है। उसने लिखा है कि अति सरलीकरण के रूप में मैं उत्तर आधुनिक को महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। आगे देखते हैं। फूको ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि मानव की मृत्यु हो गई है, अब वह मात्र विषय है, विषयी नहीं। सत्ता एवं शक्ति उसका उपयोग करती है। उसका सचेत, सक्रिय, विद्रोही मनुष्य वाला रूप अब शेष नहीं रह गया है। फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना। उत्तर आधुनिक स्थिति का अंतर्विरोध अत्यधिक स्वतंत्रता और अत्यधिक पराधीनता का अंतर्विरोध है, जहाँ विकल्पों का आधिक्य है लेकिन व्यक्ति वरण के लिए स्वतंत्र नहीं है। आगे देखते हैं। ज्यां बोद्रिला उत्तर आधुनिकता के एक और पक्ष को सामने लाता है। यह पक्ष संप्रेषण की प्रकृति से जुड़ा है। आधुनिक काल से पहले प्रतीकों के माध्यम से दो व्यक्ति आमने सामने अपनी बात संप्रेषित करते थे। इसका स्थान आधुनिक काल में पहले मुद्रण माध्यमों ने ले लिया और अब संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों से बिंबों के माध्यम से किया जाता है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से यथार्थ की समझ परिवर्तित हो जाती है। यथार्थ परंपरागत अर्थ में यथार्थ नहीं रह जाता। उत्तर आधुनिक यथार्थ परा यथार्थ हाइपर रियलिटी है, जिसमें पदार्थों और उनके प्रतीकों का अंतर समाप्त हो जाता है। हम तक संप्रेषित होता है संप्रेषणीय वस्तु या पदार्थ का प्रतिरूप या छल रूप। ये प्रतिरूप स्वयं संदर्भित होते हैं। उत्तर आधुनिकता के अवसाद और हताशा का मुख्य कारण यह है कि आधुनिकता तक विकसित प्रायः सभी महाख्यान द्वंद्वात्मक, निरपेक्ष, सत्य, मानव, स्वातंत्र्य, वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज, विकास, संपन्नता, शांति और युद्धहीनता आदि खंडित हो चुके हैं। एकीकृत विश्व समाज की परिकल्पना भी खंडित हो चुकी है। इसी समय
इस समय जो विश्व समाज अस्तित्व में आया है वह विखंडित, बहुलतावादी, वैषम्यपूर्ण, साम्राज्यवादी अथवा तथा आतंकवादी हिंसा से परिपूर्ण है। यही कारण है कि उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान की जगह अनुभव की वापसी है, योजना की जगह बाजार है, धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक पहचान है, केंद्र की जगह जातिवादी, स्त्रीवादी जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। समग्र रूप में उत्तर आधुनिकता के 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते हैं: समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, तर्कवाद का नकार, आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। आगे देखते हैं। उत्तर आधुनिकता अंतवादी दर्शन है और उसमें इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, कविता का अंत, लेखक की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, अर्थ की मृत्यु आदि स्थापनाएं दिखाई देती है। आगे देखते हैं। देरिदा ने द एंड ऑफ मैन में लिखा है, मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था उसने अंततः मनुष्य की ही जान ले ली है। समकालीन हिंदी कविता इस अंतवादी दर्शन के प्रतिकार की कविता है। उदाहरण स्वरूप केदारनाथ सिंह की कविता बाघ की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती है। अंत में मित्रों इतना ही कहूँगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं और बच रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा आरंभ, जहाँ से हर चीज़ फिर से शुरू हो सकती है।